हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ नंबर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक को दोहरा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और बातें जानेंगे। अब हम जानेंगे कि धीरे धीरे लोगों में एकता की भावना यानी राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई और उसको जागृत करने में किस एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं वह व्यक्ति कौन था। वह व्यक्ति थे हमारे महात्मा गांधी। तो इसी के साथ हम अपना पहला टॉपिक भी शुरू करते हैं, महात्मा गांधी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी 1915 में वापस भारत आए। याद रखिएगा कब भारत आए। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलनों, जो सबसे पहला आंदोलन उन्होंने किया चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के लिए 1917 में, फिर 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह उन्होंने किया जो कि गुजरात में है, और अहमदाबाद जो कि गुजरात में है वहाँ पर सूती मिल मजदूरों के लिए 1918 में ये आंदोलन उन्होंने किए और इसके रूप में उनके प्रयास हमारे सामने आए। तो अब आपको याद रहेगा कि आते ही उन्होंने कौन कौन से शुरुआती आंदोलन किए। 1917 में चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, 1918 में खेड़ा में किसानों के लिए और 1918 में ही अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों के लिए। फिर इसके बाद 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलनों जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का भी नेतृत्व किया। तो आपने देखा कि ये ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आकर सत्याग्रह किया, लोगों में एकजुटता की भावना पैदा की, लोगों में एकता की भावना किस तरह से पैदा की। फिर इसके बाद आया 1919 और 1919 में जो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह किया वो क्या था, चलिए जानते हैं मेरे साथ। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देना था। जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे उस पर अंकुश लगा रहे थे अंग्रेजी सरकार। असल में उन्होंने सभी राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी थी, यानी कोई भी नेता जनसभा नहीं कर सकता था, अपने विचारों को जनता के सामने पेश नहीं कर सकता था और साथ साथ बिना किसी पर मुकदमा चलाए उसे जेल में 2 साल तक भी रखा जा सकता था। तो ये था रॉलेट कानून। इसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, यानी शहरों में ही ज़्यादातर इसका जोर था, गांवों तक उनकी बात शायद नहीं पहुंच पाई थी। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया, यानी अंग्रेजी सरकार ने बहुत बर्बरता दिखाई। और इससे भी बुरा तब हुआ जब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। कई सारे लोग मारे गए जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। इस
जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी। तो देखा आपने किस तरह से अंग्रेजी सरकार अब बर्बरता का रास्ता अपना रही थी। इसी का विरोध करने के लिए आगे क्या हुआ देखते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। खिलाफत आंदोलन क्या था और असहयोग क्या था देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, उसके ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी। तो देखिए हुआ ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें तुर्किस्तान हार गया था और जो तुर्की के सुल्तान थे, जिनको खलीफा माना जाता था पूरे विश्व के मुसलमानों का, उनके ऊपर एक सख्त शांति संधि भी थोप दी गई थी। अब यहाँ के मुस्लिम्स को ये भय होने लगा था कि अंग्रेज कहीं ऐसा ही यहाँ पर भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर भी तो अंग्रेज़ों का ही शासन था। और इसके साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज़ों से गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम भी इस संधि से और आग बबूला हो गए थे। खिलाफत आंदोलन के नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य सुल्तान यानी कि खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था, यानी दोबारा से उनकी शक्तियों को दिलवाना था। गांधी जी ने भी उनके इस आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए और अब स्वराज की मांग करें। तो इस तरह से ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलनों को लिखिए। तो देखिए उनके शुरुआती स्थानीय आंदोलन चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के लिए 1917 में, खेड़ा में किसानों के लिए 1918 में तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भी 1918 में उनके रूप में वो सामने आए। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1918, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था। तो देखिए रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध इसलिए किया था क्योंकि इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। फिर तीसरा प्रश्न, खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके नेताओं के नाम लिखिए। तो देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था कि यह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन ये वाला शुरू किया गया, एक जिसका उद्देश्य सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था और इसके नेताओं का नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था। फिर प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया। तो देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान इसलिए किया क्योंकि वह चाहते थे कि कांग्रेस और लोग पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं और स्वराज की मांग करें तथा ब्रिटिश शासन को किसी भी कार्य में सहयोग ना करें। और इसके बाद आखिरी प्रश्न, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा। देखिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया होगा क्योंकि वे जानते थे कि हिंदू मुस्लिम को एक किए बिना कोई भी देशव्यापी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, यानी जब तक ये दोनों समुदाय एक नहीं होंगे तब तक पूरे देश भर में कोई आंदोलन, ऐसा आंदोलन जो कि जिसमें पूरा देश भाग ले, ऐसा नहीं चलाया जा सकता होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।